हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर में। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई, अपनी सेहत और अपनी फैमिली का ध्यान दे रहे होंगे। आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, हम इस यूट्यूब चैनल पर मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उन सब को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है। आपके इंडिया के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे यूपीएससी, आईएएस, आपका स्टेट पीसीएस, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी या स्टेट के जितने भी अनदर एग्ज़ाम होते हैं उनमें आप लोगों को ये जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित रहेगी। और साथ में आपका यूपीएससी का जो मेंस होता है या आपका स्टेट पीसीएस का मेंस होता है उसमें भी आपको कुछ बातें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना और साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि जितने भी इस यूट्यूब चैनल पर अपकमिंग लेक्चर या वीडियो आने वाले हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत, हम देखते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं 1757 से लेकर 1947 तक। जहाँ तक हम पढ़ते हैं किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड हम पढ़ते हैं तो हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं 1757 से 1947 तक। हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ की शुरुआत जो होती है उसके पीछे जो बैकग्राउंड होता है हम वहाँ से जाकर देखेंगे। हम मॉडर्न इंडिया में जो हिस्ट्री, हम मॉडर्न हिस्ट्री को देखते हैं वो कहाँ से देखते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि जिस तरह से यूरोपियन कंपनियां, जितनी भी यूरोपियन कंपनियां भारत में आई, कहीं ना कहीं उनके आने या उनके आगमन से जो हमारे देश के अंदर प्रभाव पड़ा, उसी की वजह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो आधुनिक भारत का निर्माण हुआ वहीं से जाके हमने क्या देखा कि हमारे यहाँ पे आधुनिकता आई। तो देखेंगे हम यूरोपियन का आगमन देखते हैं। हमने आधुनिक भारत में दो पार्टों में हमने इसको डिवाइड किया है, यूरोपियन शासकों की विजय और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो जो यूरोपियन शासक की विजय है उसको हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है। पहला है कमिंग ऑफ यूरोपियंस और दूसरा है आपका कॉन्करन ऑफ इंडियन स्टेट्स, यूरोपियन कंपनियों का आगमन और आपका भारतीय राज्यों पे कंपनियों की विजय। ये जो सिलसिला चलता रहा, जो भारतीय राज्यों पे विजय का सिलसिला चलता रहा, ये 1600 से 1857 के बीच चलता रहा। और जो यूरोपियन कंपनियों का आगमन, ये आप मान सकते हैं कि 1400 से 1800 के बीच, क्योंकि जो हमारी लास्ट कंपनी भारत में आई थी वो आपकी 1731 में आई थी। वो हम देखें कि कौन सी कंपनी आई थी, स्वीडिश कंपनी आई थी 1731 में, सबसे लास्ट में भारत में कंपनी आई थी। तो चलिए आगे देखते हैं हम। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे मॉडर्न इंडिया की भारत में कैसे शुरुआत हुई। हम देखेंगे कि यूरोपियन कंपनियां, पहले हम यूरोपियन कंट्रियों के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम यूरोपियन कंपनियों के बारे में देखेंगे। कहीं ना कहीं जो यूरोपियन कंपनियां हैं वो बाद में इंडिया में एस्टेब्लिश्ड हुई और उससे पहले जो कंट्री थी, कंट्रियों के कुछ लोग इंडिया में पहले ही विजिट कर चुके थे। तो चलिए सबसे पहली जो कंट्री है जो इंडिया में आती है वो है पुर्तगाल 1498 में, और दूसरी कंट्री है आपकी डच, जो कि 1596 में उसका एक व्यक्ति भारत में विजिट करता है। उसके बाद है आपका अंग्रेज 1599 में भारत में विजिट करते हैं पहला व्यक्ति। और उसके बाद डेनिश 1616 में भारत में आते हैं। उसके बाद फ्रांसीसी आपके 1664 में इंडिया में प्रवेश करते हैं, इंडिया में आते हैं। तो आइए देखते हैं, अब हम कंपनियों का उद्भव देखेंगे, किस तरह से कंपनियों का आगमन रहा और कंपनियों का अराइवल। भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, द अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज। देखो, कुछ तरह से हमने देखा कि कुछ ये जो देश के लोग आए, कहीं किसी देश का एक व्यक्ति आया तो हमने उस देश का जो पहला व्यक्ति आया उसको देखा, और साथ में जब वो व्यक्ति यहाँ पे बार बार आते रहे, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे भारत में रह के फिर क्या किया, अपनी कंपनी स्थापित करनी शुरू कर दी। जो हमारे पास पहली कंपनी एस्टेब्लिश्ड हुई भारत में वो थी एस्तादो द इंडिया। जो ये एस्तादो द इंडिया कंपनी है ये पुर्तगाली कंपनी है, जो कि आपकी 1505 में भारत में स्थापित हुई।
ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि जो पुर्तगाली कंपनी थी उसका नाम क्या था, एस्तादो द इंडिया। ये बहुत बार क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है। दूसरी कंपनी थी बरिंगदे ओस्ट इंडियशी कंपनी, जिसका नाम था जो डच कंपनी थी उसका नाम क्या था, बरिंगदे ओस्ट इंडियशी कंपनी, जिसकी स्थापना 1602 में हुई थी। उसके बाद हमारे पास कंपनी आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने हमको निचोड़ के रख दिया। इसके बारे में हम हर एक चीज़ को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब स्थापित हुई थी, ये 1600 में स्थापित हुई थी। और उसके बाद हमारे पास डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि डेनिश कंपनी थी, जो कि 1616 में भारत में स्थापित हुई। उसके बाद कंपनी इंदेस ओरिएंटलेस जो फ्रांसीसी कंपनी थी, उसकी स्थापना 1664 में भारत में हुई। उसके बाद स्वीडिश जो कंपनी थी उसकी स्थापना 1731 में हुई। ये कुछ समय के लिए रहती है। तो हम अब ये देखेंगे कि ऑर्डर वाइज देखेंगे, क्रॉनिकल ऑर्डर वाइज देखेंगे कि कौन सी कंपनी सबसे पहले आई और कौन सी कंपनी फिर। ये आपको बहुत ज़्यादा बार आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है कि कौन सी कंपनी सबसे पहले आई। सबसे पहली आपके पास कंपनी आई पुर्तगाली, जो कि 1505 में इंडिया में स्थापित होती है। उसके बाद आपके पास अंग्रेज आए। अंग्रेज 1616 में इंडिया में अपनी कंपनी स्थापित करते हैं। उसके बाद आपके डच आए। डच की 1602 में इंडिया में अपनी कंपनी स्थापित करते हैं। और डेनिश 1616 में अपनी कंपनी स्थापित करते हैं। उसके बाद आपकी फ्रांसीसी कंपनी 1664 में इंडिया में अपनी कंपनी स्थापित करती है। उसके बाद स्वीडिश जो 1731 में भारत में अपनी कंपनी स्थापित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लेक्चर है, इसमें हम दो कंपनियों के बारे में देखेंगे, पुर्तगाली कंपनी और डच कंपनी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे रैलिसी क्रांति। ये जो यूरोप में ये रैलिसी क्रांति चल रही थी, ये 14वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी में यूरोप में आई थी, जिसमें अंधविश्वास था वो क्या था, चर्च के हिसाब से वहाँ पे लोग चल रहे थे, क्योंकि वो चर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा वहाँ पे बिलीव करना शुरू कर दिया था। यूरोप में उस टाइम चर्च आपका जो ये क्रांति हो रही थी, वहाँ पे अंधविश्वास को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे क्या था, चर्च को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था। उसके बाद हम देखेंगे प्रिंटिंग प्रेस का उद्भव। ये चीज़ हमने क्यों लिखी है, इसका आपको आने वाले अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ये चीज़ हमने क्यों यहाँ पे डिस्कस की। प्रिंटिंग प्रेस का उद्भव ये जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। जो पहली पुस्तक है जो छापी गई थी वो थी द बाइबल, जो कि इस्लामिक हॉलिद बुक है। इस्लाम जो हमारे पास रिलीजन है उसकी हॉलिद बुक है, धार्मिक पुस्तक है। और कोलंबस हमने क्यों लिखा है, ये कोलंबस ऐसे व्यक्ति थे जो कि ये भी एक यूरोपियन थे, जो कि इंडिया की खोज में निकला था, लेकिन पहुंच कहाँ गया, वेस्ट इंडीज़। इसने वहाँ पे देखा, जब ये नाम में जा रहा था तो इसके पास जब हम डायरेक्शन वहाँ पे देखते थे, दिशा को मापने के लिए एक यंत्र होता था, उसको कंपोस बोलते थे, COMPOS कंपोस बोलते थे, जिससे हम डायरेक्शन देखते थे कि हम किस साइड जा रहे हैं। जब ये जा रहा था तो इसका क्या हुआ, आपका अटलांटिक ओशियन में आपका बहुत ज़्यादा हवा चलने के कारण इसका जो कंपोज था उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, और जिसकी वजह से ये इंडिया में ना आके कहाँ पे पहुँच गया, वेस्ट इंडीज़ में पहुँच गया। तो इसने 1492 में क्या किया, 1492 में यूएसए 1492 में यूएसए और वेस्ट इंडीज की खोज की। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे नेक्स्ट देखते हैं। पुर्तगाली। अब हम पहली कंपनी के बारे में देख रहे हैं जो कि इंडिया में आई थी, पुर्तगाली पहली कंपनी 1498 में। यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली कंपनी भारत में सबसे पहले प्रवेश करने वाली कंपनी है। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली व्यापारी, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा 17 मई 1998, ये डेट याद रखना है, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछी गई है। 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित बंदरगाह कालीकट पर
पहुँच कर की। भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। कब की? 17 मई 1498 में। कहाँ पे वास्को डी गामा आया था? कालीकट में आया था। आज का आधुनिक नाम है कालीकट का कोझिकोड। जो वास्को डी गामा था उसके साथ 3 व्यक्ति और सवार थे उसकी नाव में। और साथ में वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट में किसने किया था? ये बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट में किसने किया था? जमोरिन। वहाँ पे जो केरल में है वहाँ पे उस टाइम किसका शासक था? जमोरिन का शासक था। लेकिन उसमें भारत के जितने भी व्यापारी थे उन्होंने क्या किया? जमोरिन का इस व्यवहार के लिए, जो कि जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था, इस व्यवहार के लिए क्या हुआ? सब इसको नापसंद करना शुरू कर दिया था। सबने जमोरिन को पसंद करना नापसंद करना शुरू कर दिया था। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे हम कि इन्होंने कहाँ कहाँ पे भारत में अपनी व्यापारी कोठियाँ की स्थापना की। भारत में इन्होंने सबसे पहले कहाँ कहाँ पे कालीकट, गोवा, दमन, दीव व हुगली जैसे बंदरगाहों में क्या हुआ? अपनी व्यापारी कोठियाँ स्थापित की। क्योंकि ये बंदरगाह जो होते थे, पोर्ट होते थे, वे नदियों के किनारे रहते थे, जहाँ से इनको क्या होता था? व्यापार करने के लिए आसानी रहती थी। भारत में दूसरी पुर्तगाली व्यक्ति जो आए थे, पहले तो वास्को डी गामा आए थे, दूसरे आए थे पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, पेड्रोस अल्वारेज कैब्राल। ये जो 1500 ईस्वी में भारत में आया था, 1500 में भारत में आया था। लेकिन उसके बाद 1502 में फिर से वास्को डी गामा भारत में आया था। भारत में जो पुर्तगाली गवर्नर था, पुर्तगाली जो पहली फैक्ट्री थी वो 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित की गई थी। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, ये आप लोगों ने याद रखना है किस ईयर और कहाँ पे पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में स्थापित हुई थी। और पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री जहाँ पे उन्होंने स्थापना की थी अपनी दूसरी फैक्ट्री की, वो उन्होंने कन्नूर में 1505 में स्थापित की थी। तो ये नेक्स्ट देखते हैं। पुर्तगालियों का प्रथम जो वाइसराय था उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। 1505 में ये भारत में आया था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। भारत में इसके द्वारा एक नीति अपनाई गई थी, एक पॉलिसी अपनाई गई थी, उसका नाम था नीले या शांत जल की नीति। जो ये नीले या शांत जल की नीति है ये आपके हिंद महासागर से संबंधित है। और भारत में जो पुर्तगालियों के दूसरे वाइसराय थे उसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो कि 1509 में भारत में आया था। इसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर माना जाता है। किसको? पुर्तगालियों का जो सेकंड जो वाइसराय था उसको भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, जो कि 1509 में भारत में आया था। इसने कोच्चि को अपना मुख्यालय बनाया था। किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कोच्चि में अपना मुख्यालय बनाया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो बड़ी हो सकती, लेकिन आप जब वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से निकलेंगे। अन्य वाइसराय, जो पुर्तगाली अन्य वाइसराय थे उसमें नीनो डी कान्हा थे, जो कि 1530 में भारत में आया था। इसका कोई उतना ज़्यादा रोल नहीं रहता है भारत में। उसके बाद था अल्फांसो डी सूजा, जो कि 1540 से 1545 तक भारत में रहा। इसका भी कोई उतना ज़्यादा रोल भारत में नहीं है। भारत में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की? पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात हुई। पुर्तगालियों ने ही 1556 ईस्वी में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। पुर्तगालियों ने ही 1556 में भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। भारत में जो गौथिक कला शैली है उसके संस्थापक भी किसको माना जाता है? पुर्तगालियों को माना जाता है। यूपीएससी में इस तरह से स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आपने अच्छे से ध्यान में रखना है कि भारत में गौथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसने की थी, स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने कहाँ पे सबसे पहले की थी? गोवा में 1556 में। जो 1556 में है, आप जानते होंगे कि मुगल बादशाह किसका कार्यकाल था?
आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि उस टाइम भारत में मुगल जो बादशाह थे उसमें 1556 के समय किसका कार्यकाल था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमने पुर्तगालियों के बारे में देखा। हम इसमें एक निचोड़ देखेंगे, एक वीडियो और देखेंगे कि पुर्तगालियों का दमन किस तरह हुआ, पुर्तगाली भारत से किस तरह से निकले। हम सभी कंपनियों का देखेंगे और जिससे आपको जब आप मेंस में बैठोगे तो वहाँ पे भी आपको वो चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा हम देखेंगे भारत में डचों का आगमन। डचों का आगमन 1602 ईस्वी में हुआ। ये जो डच थे ये नीदरलैंड या पोलैंड के निवासी थे। 1596 में पहला जो व्यक्ति है, जो डच व्यक्ति है, उसका नाम था कार्नेस डी हाउटमैन, जो भारत में आने वाला पहला व्यक्ति था। कार्नेस डी हाउसमैन 1596 में भारत में आया था। डचों ने सन 1602 ईस्वी में विशाल व्यापारिक कंपनी की स्थापना की, जिसको यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आप लोगों को सभी देशों की कंपनियों के नाम बताए हैं, आप लोगों ने अच्छे से उन नामों को ध्यान में रखना है। जो 1602 में डचों ने जो इंडिया में कंपनी की स्थापना की थी उसका नाम क्या था? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। आइए नेक्स्ट देखते हैं। डचों ने गुजरात, बंगाल, बिहार व उड़ीसा में अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना की थी। डचों ने कहाँ कहाँ पे की थी? गुजरात, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना की थी। और पुर्तगालियों ने कहाँ पे की थी? ये भी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। पुर्तगालियों ने कहाँ पे की थी? दमन, दीव, उसके बाद आपका कालीकट, गोवा, हुगली, वहाँ पे क्या किया था? पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठियों की स्थापना की थी। और डचों ने कहाँ पे की थी? गुजरात, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। बहुत ज़्यादा बार आपको स्टेटमेंट के बेस्ड में पूछा जाता है कि कहाँ पे कौन सी कंपनी की व्यापारिक कोठी स्थापित थी। मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। किसने? जो डचों की पहली फैक्ट्री खुली थी वो कहाँ पे खुली थी? 1605 में कहाँ पे खोली थी? मसूलीपट्टनम में। और बंगाल में भी इन्होंने एक, बंगाल के अंदर, बंगाल का जो रीजन था उसके अंदर भी इन्होंने एक फैक्ट्री खोली थी, उसका नाम था पिपली में इन्होंने अपनी, जो कि बंगाल में उन्होंने स्थापित फैक्ट्री की थी, स्थापना की थी, उसकी स्थापना इन्होंने 1627 ईस्वी में की थी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो डचों के साथ अंग्रेजों का युद्ध होता है, उसको युद्ध को बोलते हैं बेदेरा का युद्ध, जो कि 1559 में होता है। अंग्रेजों से हुई पराजय से के उपरांत भारत में अंतिम रूप से डचों का पतन हो जाता है। कब हो जाता है डचों का पतन? 1559 में डचों का पतन हो जाता है। उस टाइम अंग्रेजों के जो गवर्नर होते हैं, उस टाइम सिर्फ गवर्नर होता है, वो होता है रॉबर्ट क्लाइव, जो कि डचों को भारत से खदेड़ भगा देता है। तो हमारा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर करना, और साथ में शेयर ज़रूर करना मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे यूट्यूब चैनल को। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम यूरोपियन जितनी कंट्रियाँ हैं, जितनी और कंपनियाँ हैं, उन सभी के बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ में अंग्रेज़ों का, ब्रिटिशर का जो रोल रहता है इंडिया में, उसको हम अगर हो सके तो 2 से 3 लेक्चर में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।